आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA 10 जनवरी से अमल में आ गया है, लेकिन कई राज्यों की सरकार इस कानून को लागू करने से इनकार कर रही है। केरल सरकार ने आर्टिकल 131 के तहत CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का स्पेशल राइट देता है। तो अब आप समझिए कि आर्टिकल 131 क्या कहता है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। वेलकम तरन्नुम। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपका इसके अलावा भी अगर कानून से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, आज हम जानेंगे आर्टिकल 131 के बारे में। आजकल इसके बारे में बहुत बात हो रही है। जानेंगे आर्टिकल 131 है क्या, जिसके तहत केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो इसे पहले समझेंगे। शुक्रिया तरन्नुम जी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हमें अपनी ज़िंदगी में ये बराबर ख्याल रखना चाहिए कि अल्टीमेट जीत जो है वो सच्चाई की होती है। बिल्कुल। अब जैसा कि हमसे पूछा गया है कि आर्टिकल 131 का जो मसला है, जो कि केरला ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है और उसमें उसने CAA को चैलेंज किया है। तो एक चीज़ ये जान लें कि सुप्रीम कोर्ट में दो किस्म का बेसिकली जुरिस्डिक्शन होता है जी। एक को कहते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन, दूसरे को कहते हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अच्छा। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब हमारे ऑडियंस जानते होंगे कि कोई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होता है कोई केस, वहाँ से डिसाइड हो जाने के बाद हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट से डिसाइड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आता है। या इसी तरह से हाई कोर्ट को भी डायरेक्ट पावर है, कोई केस हाई कोर्ट में पड़ता है पिटीशन और उसके जजमेंट के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, इसको बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी देता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है आमतौर पे आर्टिकल 131 से लेके 136 ले लीजिए, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को जो है इसमें हालांकि अपीलेट जुरिस्डिक्शन का ही मसला है, लेकिन बेसिकली ये जाना जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के लिए। आर्टिकल 131 ये कहता है कि अगर स्टेट से और सेंटर से या दो स्टेट के बीच या दो से ज्यादा स्टेट के बीच किसी भी मसले पर अगर आपस में कोई डिस्प्यूट है और उसका वो स्टेट हल नहीं कर पा रहे हैं या स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर हल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि उसके ऊपर जो है अपनी राय दे, अपना जजमेंट दे। ये जो केस हुआ है CAA का, ये 10 तारीख से 10 जनवरी से लागू भी हो गया है, लेकिन केरला असेंबली ने मेजॉरिटी से ये अपने यहाँ एक पास किया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन सवाल देखिए, ये सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, सेंट्रल नोटिफिकेशन है, तो उसका दायरा कार जो है वो सेंटर ही में को है। सिर्फ रिजोल्यूशन पास करने से वो पावर जो है स्टेट को नहीं चला जाता है। अब जब उन्होंने ये स्टेप लिया केरला स्टेट ने कि उसको ही चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया है कि ये जो है अल्ट्रा वायस को बोलते हैं, जो चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक या मूल भावनाओं के खिलाफ हो। बिल्कुल। तो उन्होंने ये चैलेंज किया है, उसमें उन्होंने कुछ ग्राउंड लिया है कि यह आर्टिकल 14 का वायोलेशन है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्योंकि हमारा कानून जो है उसका बेसिक फीचर ये है कि कानून के सामने हर हिंदुस्तानी सिटीजन जो है बराबर है और कानून का सबको जो है बराबर का प्रोटेक्शन मिलेगा। फिर आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लिव। उसका इंटरप्रिटेशन में आ गया है कि राइट टू लिव मीन्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। इसी तरह से फिर आर्टिकल 25 आता है। 25 में ये बात कहता है कि हर ग्रुप को, इंडिविजुअल को अपने हिसाब से, अपने कॉन्शियस से जिंदगी गुजारने का उसको अधिकार है और उसके कॉन्शियस पे किसी किस्म का दबाव न पड़े, किसी किस्म का ये कि नहीं वो किस धर्म को मान रहा है, धर्म को मानने और उसको प्रोपगेट करने का हक देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन।
और अगर किसी किस्म की ऐसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीजें आ रही हैं स्टेट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो कि उस आदमी को फ्री चॉइस ऑफ रिलीजन या फ्री वे ऑफ लाइफ को गुजारने में बाधा आती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि उस बाधा को दूर करे। जी, आगे और भी इससे मुताल्लिक आगे और भी बातें करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी बताएं, क्या सवाल है? हेलो जी बताएं, क्या सवाल है? हेलो हेलो, सवाल बताएं। क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि लेबर कोर्ट में 10-12 साल लेबर के केस चलते हैं, तो भला लेबर कैसा सरकार के खिलाफ 10 साल 12 साल केस लड़ पाएगा? वैसे ही वो फाइनेंशियल बहुत कमजोर होता है, तो जल्दी फैसला हो उसका कौन सा रास्ता है, ऐसा बताइए सर। देखिए, अब आप ये कह लीजिए कि हम लोगों के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आम तौर पे ऐसे लेजिस्लेशन पास होते हैं जिससे कि कहा जाता है और उसमें प्रावधान भी दिया रहता है कि इसमें जो केस आएगा उसके एक मखसूस 1 साल 2 साल कहीं कहीं 6 महीना या 3 साल में उसको केस का जो है निवारण हो जाएगा कोर्ट में। लेकिन आम तौर पर देखा जाता है कि इस किस्म के बंदिश के बाद भी ये चीज़ नहीं हो रहा है। जैसे आप लेबर कोर्ट तो लेबर लॉज अपनी जगह पे है, आप सिंपल लीजिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें भी यही बात होती है कि एक तरफ एक पुअर कंज्यूमर है, दूसरी तरफ एक फैक्ट्री एक कंपनी है या एक बड़ा सा जो है वो आप ये कह लिए कि शोरूम है, वहाँ से वो सामान लेता है, तो एक तरफ तो बड़ी पार्टी है, दूसरी तरफ एक सिंपल जो है कस्टमर है, और उसमें कंप्लीट प्रावधान है कि इसको अर्लीस्ट लेवल पर जो है वो प्रेफरेंस देके इसीलिए बल्कि वो कंज्यूमर कोर्ट्स भी बना था ताकि कोर्ट में केस जो है लंबे समय तक चलते हैं तो इसको जल्दी से निपटारा हो। लेकिन वहाँ पर भी देखिए ये अनफॉर्चुनेट है कि 5 साल 10 साल लग जाते हैं। लेबर कोर्ट का आपने सही मिसाल दिया कि लेबर कोर्ट में एक तरफ बेचारा लेबर है, डेली वेजेस का है या मिनिमम वेजेस पे लगा हुआ है, दूसरी तरफ फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अपने पास जो है डिस्पोजल पे आर्म्स ये इंसान भी हैं, आदमी भी हैं, प्लस उनके डिस्पोजल पर पैसे भी हैं। उनसे वो मुकाबला 8 साल 10 साल कोर्ट में करने पे उस पर क्या गुजरती है, किस तरह से वो फेस करता है, वो वही जानता है। ये अनफॉर्चुनेट है, इसमें सरकार को जो है वो कदम उठानी चाहिए और उसके ऊपर सिर्फ कदम ही नहीं, सिर्फ कानून ही नहीं बनाना चाहिए बल्कि कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर भी ख्याल रखना चाहिए कि क्या अगर एक पर्टिकुलर मुद्दत दिया गया है कि ये केस 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, तो क्या केस 1 साल के अंदर ख़त्म हो रहा है। देखिए, इस चीज़ को लाया गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, क्योंकि ये देखा गया था कि कोई भी चीज़ अगर कोई इंडिविजुअल अपने मुतल्लिक या किसी के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो उसके एप्लीकेशन को वन वे या अदर वे पेंडिंग रखा जाता था, कभी कभी सालों गुजर जाता था। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि बाकायदा एक मुद्दत रख दी कि ये 1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर जो है अपीलेट कोर्ट तक, अपीलेट अथॉरिटी तक इनको जो इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं या तो वो दीजिए, और अगर वो इन्फॉर्मेशन देना नहीं बनता है तो आप बाकायदा रीज़न लिखिए कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप देखे होंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इसीलिए बहुत सक्सेसफुल चल रहा था। हालांकि बाद में उसको फिर जो है अमेंडमेंट के ज़रिए उसको कहते हैं ना कि उसकी दांत को जो है निकाला गया बाकायदा। उसमें वो मजबूती नहीं रही जो इनिशियली पास हुआ था तो हुआ था। और आपने देखा होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में चूंकि एक मुद्दत दी गई थी कि इतने पीरियड के अंदर हर हालत में आपको वो इन्फॉर्मेशन देना है, लेकिन बस ये इसीलिए उसमें ज़्यादा लोग लगे और बहुत कामयाबी के साथ लगे और एक से एक करप्शन जो है वो उजागर हुआ राइट टू इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके। लेकिन आप देखें कि इस किस्म के और भी कानून है जिसमें कि बाकायदा मुद्दत दी गई है कि विद इन सच एंड सच पीरियड द मैटर हैज़ टू बी डिसाइडेड। लेकिन इन ऐसे लेजिस्लेशन में भी, उस किस्म के कानून में भी अक्सर ये देखा जा रहा है कि उस निर्धारित मुद्दत तक जो है वो फैसला नहीं हो पा रहा है। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है? असम कबीर नगर से बोल रहा हूँ। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? ऐसा है कि खलियान की जमीन में पुश्तैनी मकान है, उसको खलियान की जमीन बता रहे हैं, तो क्या उसका विनिमय हो सकता है? विनिमय
जमीन के बदले जमीन से ट्रांसफर कराना है, तो क्या कानून है इसका? जी देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं, खलिहान की ज़मीन और खलिहान की ज़मीन यानी किसी तरह से गवर्नमेंट आ जा रही है, वो सरकारी ज़मीन हो जा रही है आपके बताने के हिसाब से। तो अगर दो इंडिविजुअल के बीच में होता है तो एक ज़मीन का दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके लिए कि अगर कोई सरकार ऑलरेडी उस ज़मीन को ले चुकी है या गांव के जिसको जीएस बोलते हैं, अगर ऐसे ज़मीन जो कि आम गांव के लोगों के लिए, पशु पक्षियों के रुकने के लिए या उनको आराम के लिए, उनको ठहराने के लिए अगर इस किस्म की जगह है, तो उसका ट्रांसफ़र जो है एक दूसरे से बदल, जिसको कहते हैं कि तबादले में, वो होना कानून इजाज़त नहीं देता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, बताएं क्या सवाल है? मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ, मकसूद आलम। जी मौजूदा वक्त में जो हालात हैं मोहतरमा, उसी के तवज्जुल से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि एनआरसी या सीएए, इसके लिए तो हर जगह मैंने अपोज हो रहा है जी। तो इससे बचने के लिए आम लोग, जैसे हम लोग आम और पब्लिक में किस तरह से अवेयरनेस लाएं, क्या बताया जाए और किस तरह से इंतजाम किया जाए कि इससे बचने का कोई रास्ता निकले? जी देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम पूरे हमारे देश के सिटीजन जो है मजमूई तौर पे डॉक्यूमेंटेशन के मामले में बहुत लापरवाह साबित हुए हैं। तो पहला काम तो ये करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने ख़ानदान के, अपने पड़ोसी में के अगर पड़ोस के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनकी मदद कीजिए ताकि वो अपना डॉक्यूमेंट जो है वो बनवाएं। डॉक्यूमेंट्स बनवाने का मतलब ये नहीं कि आप जो हैं, आपको इख्तलाफ नहीं है सीएए से। डॉक्यूमेंट्स बनाना अपनी जगह है और इख्तलाफ जाहिर करना, प्रोटेस्ट जाहिर करना, वो दूसरी बात है। प्रोटेस्ट भी किसी भी कानून के खिलाफ, चाहे वो सेंटर ने पास किया हो या स्टेट ने पास किया हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का, वो सिटीजन होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसका मतलब ये कि जो भी चीज़, जो भी कानून उन लोगों के ज़रिए पास होगा जिनको कि आपने अपने प्रतिनिधि बनाकर चुनकर भेजा है, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि कोई भी ऐसा कानून न पास करें जिसमें कि सोसाइटी में विद्वेष फैले, सोसाइटी में आम सिटीजन जो हैरेस हो, और सोसाइटी में किसी भी किस्म के दो कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस को बढ़ावा मिले। ऑलरेडी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है कि हर सिटीजन्स को की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे देश में सद्भावना का माहौल पैदा करने में अपना रोल अदा करे। ये उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है। इस फंडामेंटल ड्यूटी को निभाने में अगर किसी किस्म का कानून आ रहा है जिससे कि द्वेष फैल रहा है दो ग्रुप के बीच में, तो उस कानून के खिलाफ या उस कानून के ताल्लुक से अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करना हर हिंदुस्तानी का, हर सिटीजन्स का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उस राइट को आप इस्तेमाल अपनी जगह कीजिए। लेकिन जहाँ तक मसला ये है कि डॉक्यूमेंट्स के मतलब क्या करें, तो डॉक्यूमेंट्स जो है जैसे आधार कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, डेट ऑफ बर्थ का हुआ, बहुत से जगह पर ये दिखाया जाता है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में गांव में ये दिखाया जाता है कि फादर का इंतकाल हो गया, 5-6 बच्चे हैं, बच्चे डिफरेंट सिटीज़ में हैं, उनका नाम उनके इंतकाल के बाद खसरा खतौनी में नहीं चढ़ता है। जी, लापरवाही लोग करें। आगे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखा जाए। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, पहले इनके सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हेलो, सवाल बताएं, क्या सवाल है? हेलो, आपका क्या सवाल है? अपना सवाल बताइए। हाँ, वो मैं पॉलिसी कर रहा हूँ। हेलो जी, हेलो, आवाज आ रही है आपकी? आप हाँ, मेरी प्रॉपर्टी में नाम गलत है, तो जैसे एमडी रसीद है तो फार्म करवाना है तो हो जाएगा सर? फिर से सवाल कीजिए। इनकी प्रॉपर्टी पे इनका नाम गलत है तो उसको सही कैसे करवाना है? बिल्कुल, वो नाम आपका सही हो जाएगा अगर वहां पर प्रॉपर्टी के कागजात पे में कचहरी में अगर कलरक वगैरह ने गलती कर दी है, नाम के स्पेलिंग गलत कर दी है, तो उसको आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। आप अपने नाम का सही स्पेलिंग का कोई आपके पास ऑलरेडी आइडेंटिटी कार्ड हो,
स्कूल का सर्टिफिकेट हो, डिग्री हो, या इस किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स जो कि जिसमें कि आपका सही नाम का स्पेलिंग लिखा हो, उसको उनके पास ले आकर कीजिए। सिंपल एक क्लिकर मिस्टेक हो सकता है, इसको वो सही करने के लिए बाध्य हैं। प्रोसीजर वो बता सकते हैं कि आप ऐसे कीजिए और वैसे कीजिए, लेकिन ये आपका हक है कि वहाँ पर वो सही करा लें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? मेरा सवाल एम से ये है कि हमारे पास, जो मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे पास जैसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, 51 का भी है और 71 का भी हमारे पास प्रूफ है कि हम यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदे हैं। लेकिन इसके अलावा भी क्या ये हमें हेल्प करेगा, या इसके अलावा भी हमें कुछ और प्रूफ चाहिए होगा? या और एक चीज, जैसे हम आर्टिकल 14 की वायलेशन की बात करते हैं, तो जैसे इन्होंने ये जो सीएए का कानून बनाया, इसमें तो बोला गया है कि 3 कंट्रीज जो है वहाँ की माइनॉरिटीज को दी जाएगी, तो हमें किस तरह ये इफेक्ट करेगा? क्योंकि हमारे पास तो प्रूफ है प्रॉपर्टी का, हम यहाँ से जो 1951 से रह रहे हैं, या 71 का भी हमारे पास प्रूफ है। तो यही जानना चाहते हैं कि जैसे जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, फिर भी उन लोगों के ऊपर ये जो सीएए है और एनआरसी है, इसका कैसे इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, लाजमी है कि वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने जो केसेस फाइल किए हैं फॉरेन सिटीजन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जब जाते हैं ट्राइब्यूनल में, तो वहाँ पर ये परेशानी हो जाती है कि ऑलरेडी पुलिस ये कह चुकी होती है उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि सब डॉक्यूमेंट जाली है, इसका हम जो है इंक्वायरी कर रहे हैं। आमतौर पर मैंने ऐसा कन्फ्रंट हुआ है मुझे कि राशन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, स्कूल में पढ़ने का सर्टिफिकेट भी है कि हम 6 क्लास तक यहीं दिल्ली ही में पढ़े हैं। अब उन सबको जो है पुलिस को ये कह देना है कि इन सबका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जो है इस शख्स ने जाली बनवाया है, फैब्रिकेशन है। तो देखिए, जहाँ ज्यादती होती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो अलग बात है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपने बताया है, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि लैंड है या आपका घर है, और वो जो है आपके दादा के साइड से आपके फादर को मिला है, या आपके फादर के साइड से आपको मिला है, तो ये अपने आप में ये बताता है कि आप यहाँ के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो आमतौर पर होता है कि आपने डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिसको कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, कहाँ पैदा हुए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, स्कूल का सर्टिफिकेट या डिग्री हुआ, या इसी तरह से राशन कार्ड हुआ, इसी तरह से आधार कार्ड हुआ, अगर आपने पासपोर्ट बनवाया है तो पासपोर्ट हुआ। ये सब डॉक्यूमेंट जो है वो ये प्रूफ करता है कि आप यहाँ के सिटीजन हैं। लेकिन इसके अलावा जो आप बातें कर रहे हैं वो ये कि एक बात आप लोग बिल्कुल क्लियर रखें कि इस अमेंडमेंट से पहले जो का अमेंडमेंट जो है 2019 है, इससे पहले भी सिटीजनशिप एक्ट जो पास हुआ था 1955 में, उसमें क्लियर ये प्रावधान था कि सरकार जिसको चाहे उसको सिटीजनशिप दे सकती है। उसका एक मुद्दत लिखा रहता है कि आपको इस देश में 7 साल से रह रहे हो, 11 साल से रह रहे हो, दे सकती है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि सिटीजनशिप जो है वो इसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, बल्कि उसको फला को सिटीजनशिप देने की बात आ रही है, जो कि प्रताड़ित हो रहे हो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। तो क्या इस अमेंडमेंट के लाने से पहले उनको नहीं दे सकते हैं? तो बहुत क्लियर आप लोग समझ लीजिए, इस अमेंडमेंट के बगैर भी उनको जो है सिटीजनशिप दी जा सकती थी, लेकिन फिर भी इस नए कानून को लाया गया। इस नए कानून से उनको देने की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक्सक्लूड करने की बात हो रही है। बिल्कुल, कि एक कम्युनिटी को उसमें एक्सक्लूड कर दें। बिल्कुल। वकील साहब, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये मौजू ही ऐसा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? सवाल ये है मोहतरमा कि मेरे माँ भी खत्म है, फादर भी खत्म है, और मेरी उम्र 52 साल हो गई, और बर्थ सर्टिफिकेट मेरा भी नहीं है। क्या तो हमारे माँ बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा, मृत्यु प्रमाण बनवाना होगा? ये जानना चाहते हैं। ठीक है। देखिए, आज की तारीख में आपके पेरेंट्स यानी कि वालिदैन जो कि अब दुनिया में नहीं हैं, उनका तो बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार का के जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उसका भी एक मियाद होता है, और उसके बाद बोलते हैं ना कि उन फाइलों को चूँकि ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि कंप्यूटर के ज़माने से पहले की अगर फाइलें हैं, तो अल्टीमेटली उनको जो है ऑफिस से निकाल दिया जाता है। उसका एक सिस्टम बनाया गया है, रूल्स है कि किस तरह से पुराने कागजात को दफ्तर से निकाला जाए।
अब जहाँ तक मसला है आपका भी उम्र 52 साल है, लाजमी नहीं हो कि आप हॉस्पिटल में पैदा हुए हों, तो उसके लिए एक तरीका होता है कि आप एप्लीकेशन लगाएंगे जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, वहाँ पर अगल बगल के लोग अगर बाहयात हैं और ये बता सकते हैं कि हाँ साहब ये साहब जो हैं ये बच्चा इतने तारीख को फला जगह फला घर में पैदा हुआ था, अगल बगल के 2 लोगों का एफिडेविट लगता है, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट जो है डायरेक्शन हो जाता है, फिर कोर्ट में आते हैं, कोर्ट डायरेक्शन कर देती है, एसडीएम या डीएम डायरेक्शन दे देता है कि इनको जो है इशू किया जाए बर्थ सर्टिफिकेट, यानी इनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बन सकता है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो, लगता है किसी वजह से कॉलर से हमारा राब्ता नहीं हो पाया, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी बताएं क्या सवाल है। सवाल बताएं, आपका क्या सवाल है। लगता है किसी वजह से हमारा कॉलर से राब्ता नहीं हो पा रहा है। अच्छा वकील साहब, एक बहुत ही सीएए और एनआरसी को लेकर एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। ये कहा जा रहा है कि इसका जो असर होगा वो किसी एक खास कम्युनिटी के ही ऊपर होगा, तो आपको क्या लगता है कि वाकई एक ही कम्युनिटी के ऊपर इसका असर होगा या फिर और लोगों पर भी किसी तरह इसका असर होगा? देखिए, प्रैक्टिकल तो ये बताता है आसाम का कि इसमें ज्यादातर जिन लोगों पर असर पड़ा है वो गरीब हैं जी। गरीब, गुर्बत जो है, गरीबी, पावर्टी एक बहुत सेकुलर फेनोमेनन है। वो किसी भी मजहब के मानने वाले गरीब हो सकते हैं और अमीर हो सकते हैं जी। अगर आप आसाम का आप देखें तो 19 लाख में जिनको कि एनआरसी से बाहर किया गया है उनमें तकरीबन 14 से 15 लाख के करीब जो हैं नॉन मुस्लिम हैं और 5 से 6 लाख के करीब जो हैं मुस्लिम हैं। यही पॉपुलेशन का रेशियो है यहाँ पे और यही अमीरी और गरीबी का रेशियो है। तो ये आसाम से तो ये हमें सबक मिलता है कि जब इस किस्म का जो है वो चीज़ें मांगी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स मांगी जाएंगी, तो उसमें जो मेन असर पड़ेगा वो गरीबों पर पड़ेगा। गरीब जो है वो किसी भी मजहब का हो सकता है। जो पॉपुलेशन का रेशियो है आसाम में मुसलमानों का, तकरीबन उसी रेशियो में ये लोगों को एनआरसी से निकलने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो है अपना नहीं दे पाए हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दे कि किसी एक मजहब के लोग इसके शिकार होंगे, बल्कि गरीब आदमी शिकार होगा। और लाजमी है कि एक 13-14 या मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है वो अगर 20 करोड़ से नीचे है या 20 करोड़ के लगभग है, बाकी 1 अरब और 10 करोड़ जो है पॉपुलेशन और नॉन मुस्लिम की है, तो अगर कहीं 5 करोड़ मुसलमान अफेक्टेड हो रहा है तो उसी रेशियो में तकरीबन 30 के करीब जो है वो गैर मुस्लिम भी इससे अफेक्टेड होगा। इसलिए बहुत ही इसका फेनोमेनन सेकुलर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जो है कम्युनल एंगल पे लाया जाए, लेकिन वो आएगा नहीं। जब भी एनपीआर या एनआरसी की बात होगी, अब उन डॉक्यूमेंट्स को देने और उसको जमा करने के बेसिस पर जो है सिटीजनशिप को प्रूफ किया जाएगा या दिया जाएगा या उसको वेरीफाई किया जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों कम्युनिटी के जितनी कम्युनिटीज हैं हिंदुस्तान में, सबके गरीब लोग अफेक्टेड होंगे और अच्छी तरह से अफेक्टेड एक तरह से इसका असर सभी पे होगा, किसी एक कम्युनिटी के ऊपर इसका असर नहीं होगा। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है। जैसा कि मेरा एक प्रूफ है 1906 का है और मेरा परदादा का वो है, जमीन का पेपर है, वो मेरा 1906 का वो पेपर है और उसमें अभी हम लोग का पिताजी का, मेरा भी अभी मेरा 30 ईयर्स हो गया और उसमें मेरा भी कोई स्कूल का ये भी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है मेरा। तो उसके लिए जैसा आधार कार्ड बनाया हुआ है, टोटल 1990 का मेरा दिया गया है, यानी पूरा फुल फॉर्म, यार स्कूल का कोई सर्टिफिकेट नहीं। तो उसमें 1906 का जो पेपर है, मेरा रजिस्ट्री जमीन है, रजिस्ट्री है, मेरा बापूजी जमीन है, वो बापूजी जमीन से मेरा चल सकता है या नहीं चल सकता है? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं कि 1906 आपके ग्रेट ग्रैंडफादर और उसके बाद आपके फादर और उसके बाद आपके पास ज़मीन आई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप पुश्तैनी यहाँ के रहने वाले हैं। अब उसके अलावा अगर आपने कहीं पढ़ा नहीं है तो स्कूल का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा?
आधार कार्ड तो बन सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस तो बन सकता है, पासपोर्ट तो बन सकता है, लेकिन जब तक किसी कोई स्कूल में कोई पढ़े नहीं तो स्कूल का सर्टिफिकेट कैसा बनेगा? तो स्कूल का सर्टिफिकेट आपके केस में इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि आपके पास अपने आप में बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट्स है, जैसा कि आप बता रहे हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मेरा पूछना ये है, मकसद बस मेरे नाम में जो है ना, मेरे और मेरे बच्चों के और मेरे वालिद साहब के नाम में फर्क है। यानी मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अब्दुल वाहिद है, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल उस्मान है। अच्छा। जो कि मेरे को यानी मोहम्मद अब्दुल उस्मान नहीं जमता, तो मैं मोहम्मद उस्मान जो है ना कुछ सर्टिफिकेट्स में बनाया हूँ, और मेरे बच्चों को भी जो है ना वैसे ही जो है मोहम्मद नोमान, मोहम्मद इमरान, इस तरह के नाम है। यानी अब्दुल जो बीच में जो नाम था उसको निकाल चुका मैं मेरे बच्चों के। तो ये भी जो है ना एनआरसी में या एनपीआर में जो है ना कुछ नुकसानदेह होगा हम लोग को? देखिए, जैसा कि आपने बताया है, अपरेंटली तो ऐसा लग रहा है कि नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब्दुल अपने आप में कोई टाइटल नहीं है। कोई ये तो कह सकता है कि भाई आपके नाम के आगे जो है तिवारी लिखा हुआ है, उनके नाम फादर के नाम के आगे त्रिपाठी लिखा हुआ है, तो ये तो फर्क हो सकता है। लेकिन ये कि अब्दुल कोई लोग लिखते हैं, बहुत से लोग नहीं, बल्कि ये एक टाइटल नहीं है, ये तो नाम का पार्ट है। तो नाम में आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें डिफिकल्टी आनी चाहिए। जी वकील साहब, जो लोग ये साबित नहीं कर पाए कि वो यहाँ के सिटीजन है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर वो ये साबित नहीं कर पाते हैं तो वापस उनको सिटीजनशिप लेने के लिए क्या साबित करना पड़ेगा कि वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान के रेफ्यूजी हैं? देखिए, जहां तक वो रिफ्यूजी हैं, आकर अपने को कह रहे हैं कि रिफ्यूजी हैं, हाँ। उनका तो कोई मसला ही नहीं है। मसला तो उन लोगों का है जैसा कि असम में हुआ या जैसे कि और जगह होने के संभावना है जी। वो ये कि हम ये कह रहे हैं कि हम जो है पुश्तैनी से भारत के सिटीजन हैं, और लेकिन डॉक्यूमेंट्स न देने की वजह से हमें एनआरसी में रख दिया गया, नहीं आया, या एनपीआर के सर्वे में हम शिकार हो गए। तो इसमें कैसे शहरियत देंगे? क्योंकि जो अभी काम में अमेंडमेंट हुआ है उसमें तो ये कहा गया है ना कि जो वहां से लोग आए हैं बिल्कुल उनको दिया जाएगा, उनको शहरियत दी जाएगी। मैं वही जानना चाहती हूँ, जो यहाँ के सिटीजन है और वो साबित नहीं कर पाते हैं, तो क्या उनको कहीं ना कहीं ये साबित करना पड़ेगा कि वो इनमें से किसी देश के रेफ्यूजी हैं? देखिए, यही ग्रे लाइन है इस पूरे लेजिस्लेशन में। इन दोनों को अगर कंपैक्ट करके पढ़ा जाए तो ये ग्रे लाइन है। इसी ग्रे लाइन को जो सरकारी ऑफिसर्स हैं या जो पार्टी इन पावर है वो उसको मैनिपुलेट करेगी। यानी कि सिटीजनशिप जैसा, यानी कि दुनिया में आप कह रहे हैं कि हम फला देश के, इस देश के आप सिटीजन नहीं हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम दुनिया में और कहीं के सिटीजन नहीं है, यहीं के सिटीजन है, तो दुनिया में और कोई देश हमें मिलेगा नहीं। इस देश में हम कह रहे हैं कि सिटीजन नहीं है, तो हमें जो है वो जिसका एक बार नाम निकल गया तो फिर ना उसको सर्विस मिलेगी, ना वोटिंग राइट होगा, ना उसको रिजर्वेशन मिलेगा, तमाम राइट्स खत्म हो जाएंगे। फिर यह है कि आप सिर्फ हमारी मजदूरी करने के लिए हैं, अब मजदूरी भी उतने पैसे पे जितना कि हम देंगे, आप हमसे निगोशिएट भी नहीं कर सकते हैं। हम अगर आपसे ये कहेंगे फिर कि आपको हम सिर्फ खाना देंगे, यानी आपको जिंदा रहने देंगे, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देंगे, न कुछ आपको रखने का हक होगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो आदमी कहाँ जाए? यानी कि हम उसकी इनडायरेक्टली उसकी जिंदगी ले रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ इंसान को जिंदा रहने का ही हक नहीं है, बल्कि जिंदा रहने का डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ जिंदा रहने का हक है। तो ये तो हमारी जिंदगी ही हर उस सिटीजन की, हमारे जिसको जो कि ये प्रूफ नहीं कर पाएगा, डॉक्यूमेंट से कन्विंस नहीं कर पाएगा अथॉरिटी को, तो फिर तो वो जिसको बोलते हैं कि जीते जी मर गया, बिल्कुल जीते जी उसके कहीं ना कहीं जो भी राइट्स है वो खत्म हो जाएंगे। वकील साहब, इस पर आगे भी बात करेंगे। नाज़रीन, आप भी हमें इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी नाम बताएं, क्या सवाल है? मैम, मेरा ये सवाल है, मैं महमूद आलम बोल रहा हूँ। जैसे कि हमारा दादाजी का नाम है जमीन पे, हमारा नाम नहीं है जी, बाप का भी नाम नहीं है, लेकिन दादाजी का नाम है, क्या चलाना पड़ेगा? देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपके दादा के इंतकाल होने के बाद आपके फादर या उनके भाई और बहनों का नाम चढ़ना चाहिए था। अगर नहीं चढ़ा है तो इस वक्त आपको ये करना पड़ेगा कि वो गांव का एक प्रधान जो है वो लिख कर देगा, जिसको कि फिर तहसीलदार के पास जाएगा कि फलां साहब जो सपोज के लिए कि मिस्टर बकर हैं,
उनका इंतकाल हो गया, उनके बाद उनके लड़के जो हैं जैद हैं, हामिद है, मजीद हैं, फिर उन हामिद, मजीद और जैद में से फलां के ये लड़के हैं। तो ये एक फैमिली ट्री जो है उसको लेकर जाना पड़ेगा, उसके बेसिस पर आप वहाँ एप्लीकेशन लगाइए तहसील में और आपकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद जो है आपका नाम जो है दाखिल खारिज में चढ़ जाएगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ मैडम आ रही है। जी बताएं, क्या सवाल है? मैडम अभी मेरा आधार कार्ड में हमारे अब्बा का नाम है। देखिए, अपनी टीवी की आवाज बंद करिए सबसे पहले। हेलो जी बताएं। मैडम अभी हमारे अब्बा का जो उनका पासपोर्ट है उसमें है नवाब खान उनका नाम। अभी मेरे पासपोर्ट में नवार खान करके आ गया, लास्ट में बी की जगह आर आ गया, आधार कार्ड में भी आर आ गया, वोट लिस्ट में भी आर आ गया, हाँ हर जगह आर आ गया। अभी क्या करना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, इसको फौरन जो है आप सही कराइए। आधार कार्ड में कराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और कंप्लीटली नवार कोई नाम नहीं होता है, नवाब ही नाम होता है, तो इसको आप करा लीजिए जी। क्योंकि आज की डेट में हर चीज़ को कंप्यूटर में फीड किया जाता है, तो कंप्यूटर में जब आएगा कि नवाब का लड़का, आगे पता चला कि उनके नाम के आगे बी लगा हुआ है या नवार आ गया, तो फिर कंप्यूटर वो सही ये नहीं देगा। इसी वजह से स्पेलिंग के गड़बड़ होने से बहुत से लोगों का नाम जो है एनआरसी में नहीं आ पाया है, इसलिए आपको फौकियत देकर इसको कर लीजिए जी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? जी, जैसे हमारे अब्बू के नाम में इजहारुल आलम है और हमारे नाम में मोहम्मद इजहार है अब्बू का नाम। अच्छा, तो उसमें भी छट सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चीजें देखने में आई हैं आसाम में, छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं, इसलिए आप फौरन इसको सही करा लीजिए। क्योंकि लोग कहें कि एक जगह आलम है दूसरी जगह नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ देश में है वो आखिरी नाम के आखिरी जो लफ्ज़ है या जो अक्षर है उसको लोग ख़ानदानी टाइटल समझते हैं, और ये लोग आमतौर पे ये यहाँ पर समझा जाता है कि वो टाइटल, बाप का टाइटल अगर आलम है तो बेटे का टाइटल के नीचे आलम क्यों नहीं है। तो फ़ौरन पहली फुर्सत में आप इसको सही करा लीजिए जी। इस बात का ख्याल सभी को रखना होगा कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, उस पर जो भी नाम है वो सही हो, सब में एक सी स्पेलिंग हो, एक सा नाम हो। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ तो फिर वो डाउटफुल सिटीजन में आपका आ सकता है। हमारे साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं कह रहा हूँ मैडम, मैं दिल्ली में आया हूँ, मुझे करीब 25 साल हो गए अपना गाँव का मकान बेच के जी। अब यहाँ 25 साल प्रूफ तो मेरा पास है, उसके अलावा वो प्रूफ है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ये कि आप फौरन जो है अपने गांव में जो आपने ज़मीन, जो घर बेचा है, तो उसका बेचने का आपके पास प्रूफ होगा कि आपने उसको बेचा है, वो रजिस्टर्ड अगर होगी तो रजिस्टर होगी, और उससे पहले जो है आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आप कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि शहरों में ख़ास तौर से ये बात आई है कि शहर में रहने वाले कोई 25 साल से रह रहा है, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, 2 जनरेशन से पहले के बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल दिल्ली के रहने वाले हैं या ओरिजिनल कलकत्ता के रहने वालों हैं। ज़्यादा 3-4 जनरेशन जा पाता है। तो गांव के लोगों को अक्सर ये देखा गया है। तो आप पहली फुर्सत में ऐसा कीजिए कि गांव के जो आपके प्रॉपर्टी के कागजात थे जिनको आपने बेचा है, वो वहाँ से आप उसका सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए, उसका डुप्लीकेट कॉपी या ट्रू कॉपी निकलवा लीजिए, ताकि वो आपके पास रहे और ये प्रूफ रहे कि दिल्ली में आने से पहले या कलकत्ता या बम्बे में आने से पहले आप फला गाँव के रहने वाले थे जी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको आवाज आ रही? जी बताएं क्या सवाल है? मेरा नाम मुर्तुजा है जी। जी जी, हमारे परदादा का जो जमीन खरीदा हुआ है वो 1909 का है। उसके ही प्रूफ से हमारे अब्बा का भी इंतकाल हुआ है, मेरे दादा का भी इंतकाल हुआ है जी। आप ये बताएं कि आपके परदादा में जो क्या नाम ने जो 1909 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, उनके इंतकाल के बाद क्या आपके दादा और आपके फादर का नाम चढ़ा था या नहीं? अगर उनका नाम चढ़ा था फिर आपके लिए आसान है, आप एक एप्लीकेशन दें कि फला का इंतकाल हुआ है, आपके अपने फादर के हिसाब से दें और उनके फला फला लड़के हैं, इस प्रॉपर्टी में आप इतने के हिस्सेदार हुए उनके लड़के होने की वजह से। इस काम को फौरन करा लीजिए। अगर वहां पे नहीं चढ़ा है तो आप चढ़वा लीजिए जी। वकील साहब, अभी एनपीआर जो आ रहा है इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो किस चीज को लेकर यहाँ पर चैलेंज हुआ है?
देखिए, एनपीआर में जो लोग ये सर्वे करने जाएंगे, जो सरकार के अधिकारी आपसे ये पूछेंगे कि जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जी। उसके बाद जो है वो एक लोकल लेवल का रजिस्ट्रार होता है। उस रजिस्ट्रार को यह पावर दिया गया है कि वो आपको लिख दे डी वोटर्स यानी डाउटफुल वोटर्स, अच्छा, या डाउटफुल सिटीजन, और एक छोटे से अधिकारी जो कि बगैर किसी इंक्वायरी के, इन्वेस्टिगेशन के, सिर्फ उस बेसिस पे कि आपके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन फला ने दी है और उस इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या जो नहीं दिए हैं उसके बेसिस पर जो है आप डाउटफुल सिटीजन हैं। तो इंसान के एक पूरा उसकी ज़िंदगी का हक लिया जा रहा है, और एक छोटा सा ऑफिसर जिसके पास उतना पावर नहीं है, उसके अलावा वहाँ पर एक गाइडलाइंस होना चाहिए वो कि जो रजिस्ट्रार है उसको गाइडलाइंस दें कि ये डॉक्यूमेंट्स देखेंगे आप, अब देखने का तरीका ये होगा, या जिसका डाउटफुल आप सिटीजन कर रहे हैं उसको पहले आप एक नोटिस दें, और नोटिस देकर पहले बुलाएं, उसके बाद डाउटफुल सिटीजन करें या सिटीजन नहीं है करें। उसमें जो है तो जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है एनपीआर, वो इसी ग्राउंड पर चैलेंज हुआ है कि एक तो बात ये कि इतनी बड़ी पावर जो है एक सिंपल ऑफिसर को दे दी गई है, दूसरी बात ये कि वो ऑफिसर किस तरह से एक्ट करेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स को जांचने का उसका किस तरह से हक होगा, किस तरह से तरीका होगा, ये कोई चीज नहीं दिया हुआ है। इतना बड़ा पावर उसको बगैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में यही चैलेंज हुआ है कि एनपीआर में जो कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है और जो पावर दिया गया है वो छोटे लेवल का ऑफिसर दिया गया है। एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है कि जिसमें कि कहते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी आदमी के खिलाफ, किसी भी इंसान के खिलाफ कोई ऐसा आर्डर नहीं पास करेंगे जो उसका अफेक्ट हो रहा है उसको बगैर उसको सुने हुए, यानी पहले उसको सुनना होगा जी। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ग्राउंड पर इसको चैलेंज किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई इसके ऊपर जो है डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा, या सुप्रीम कोर्ट खुद ही जो है एक लॉ या रूल्स लेट डाउन कर देगा कि सब रजिस्ट्रार, पहली बात तो ये कि सब रजिस्ट्रार को ये पावर नहीं होगा, कम से कम कमिश्नरी लेवल पर किसी को पावर हो या डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर हो, ताकि इस किस्म की ज्यादतियां नहीं हो सके जो कि आसाम में देखने को मिली है। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? ये मेरा नाम बिल्किस बेगम है, मैं तेलंगाना से बात करती हूँ जी। मेरे शोहर का नाम थोड़ी जगह मोहम्मद है, थोड़ी जगह एमडी है। इससे कुछ परेशानी तो नहीं होगी? जी ठीक है, बहुत सारे कॉलर्स का सवाल यही है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग अलग है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इनसे क्या कहेंगे वकील साहब आप? जी, अक्सर इस किस्म के सवाल आए हैं कि मोहम्मद में एमडी लिखते हैं, MOHD लिखते हैं, बहुत से लोग पूरा लिखते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि क्यों रिस्क लें आप लोग इस चीज को जो है एप्लीकेशन देकर कंसर्न अथॉरिटी में इस चीज को क्लियर कर लें कि MOHD, MD और मोहम्मद ये तीनों एक ही चीज है। तो हमारे उसी हिसाब से जो एक नाम है, जहां आपने मोहम्मद लिखा है तो अगर पूरा लिख रहे हैं तो उसमें पूरा ही लिखवाइए, और अगर आप सिर्फ MD लिखा हुआ है आपके फादर के नाम के आगे तो आप MD ही करवा लीजिए। लेकिन अच्छा ये होता कि सब में चेंज करके पूरा लिखा जाए मोहम्मद। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि हमारे फादर की जो जमीन थी हमारे दादा की, तो हमारे वो फादर के नाम पे आई, और उसमें हमारे फादर के जो नाम है वो अब्दुल रहीम है, और हमारे डॉक्यूमेंट्स में भी अब्दुल रहीम है, सारे पासपोर्ट में, ID कार्ड में, सब चीजों में। अब उसमें प्रॉब्लम में भी वो जमीन जो हमारे फादर की डेथ हो गई है, वो जो जमीन हमारे नाम पर जो आई है उसमें मेरे नाम में स्पेलिंग में गड़बड़ है। वो जो जमीन मेरे नाम पे आई है। जी, तो आपका तो मसला बहुत क्लियर है, ग्रैंडफादर से फादर के पास जो आई है, और ये कि सिर्फ आपके नाम के स्पेलिंग में गलत जो है वो स्पेलिंग रिकॉर्ड किया गया है डॉक्यूमेंट्स में, माने वो कागज जो है वो लैंड से जो रिलेटेड कागज हैं उसमें गड़बड़ है, आप उसको फौरन सही करा लीजिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है?
मेरे 2 सवाल है मोहतरमा जी। मेरे वालदा का जो है उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा। और दूसरा जो है मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, उसके यानी उनके पास जो है इसका निकाह नामा यानी जो हमारे सर्टिफिकेट जो ये देगा जी हमारे सर्टिफिकेट वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे वालदा के पास। और मेरी बीवी का पास भी जो है ना एग्जैक्टली वैसे ही है, और उनके पास जो है ना 10th का सर्टिफिकेट भी नहीं है। अच्छा। देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, जिसकी आसाम में भी यही देखा जा रहा है कि बेचारी लेडीज जो हैं वो ज्यादा शिकार हो रही हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स के यहाँ नाम नहीं होता है, शादी हो जाने के बाद जो है घर पे जो है उसके भाइयों का नाम तो फादर की प्रॉपर्टी में चढ़ जाता है, बेटी का नाम नहीं चढ़ता है, ससुराल में आकर वो बहू रहती है, इस हिसाब से ससुराल में भी नहीं चढ़ पाता है। तो ख़ास तौर से एक चीज़ पूरे में व्यूवर से कह रहा हूं कि इस एक चीज़ का ख्याल रखें आप लोग कि ख़ानदानी जो प्रॉपर्टी है, जिस तरह से बेटे का नाम प्रॉपर्टी में चढ़ाते हैं उस तरह से बेटी का भी आप लोग नाम प्रॉपर्टी में रजिस्टर कराएं। दूसरी बात ये कि जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, इस सिचुएशन के हिसाब से तो कम से कम वो तो होगा ना कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो उसमें तो ये लिखा होगा ना भाई कि आप फला हॉस्पिटल में फला लेडी से, आपके माँ से, आपकी पैदाइश है, तो बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस पर दिखा लीजिए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा लीजिए, देख लीजिए जिसके बेसिस पर आप बाकी चीज़ें सही करा सकते हैं, क्योंकि ये तो अपने आप में फैक्ट्स है ना कि वो आपकी माँ है, बिल्कुल, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है ना। तो ये कि आप फलां के लड़के हैं और आपकी माँ फलां है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उस डॉक्यूमेंट्स के लिए इस बेसिस पे, अपने पैदाइश के बेसिस पे उसको निकालने की कोशिश कीजिए, राशन कार्ड के बेसिस पे निकालने की कोशिश कीजिए। आपके फादर कहीं सर्विस कर रहे हो तो वहाँ भी कपुल्स का नाम लिखा रहता है, वहाँ देख लीजिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, क्या सवाल है? वो देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। अच्छा। मुझे ये पूछना है कि आधार में जी उसको करेक्शन करा सकते क्या हम? किस चीज में? आधार कार्ड पर। आधार कार्ड पर बिल्कुल, आधार कार्ड में भी स्पेलिंग का, नाम का, एड्रेस इस बीच अगर चेंज हो गया है तो एड्रेस का चेंज करने का प्रावधान है, उसको आप करा लीजिए। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? वकील साहब, जैसे आर्टिकल 131 की हमने आज बात की, तो जो 131 आर्टिकल है इसको चैलेंज किया गया है, केरल सरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कदम इसे लेकर क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये बात ख्याल रखें कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है अंडर आर्टिकल 131 के तहत कि वो अगर सेंटर और किसी भी स्टेट या 2 स्टेट्स के बीच में या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई डिफरेंसेज आ रहा है तो उसको हल के लिए उसको ऊपर अपना वह जजमेंट, अपना वर्डिक्ट दे सकती है। तो पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। जहाँ तक कानून यह है CAA, तो वो अपरेंटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि मजहब के बुनियाद पे आदमी हर मतलब सिटीजन में फर्क किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। और केरला हाई कोर्ट ने यही ग्राउंड लिया है कि पहली बात तो ये कि सिर्फ 3 ही स्टेट क्यों, केरला का जो पिटीशन है गवर्नमेंट का, वो पिटीशन ये है कि श्रीलंका से आए हुए जो हमारे ये हैं क्या हिंदूज हैं या वहाँ पर जो वो भी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं, उसी तरह से जो बुद्धिस्ट यहाँ से आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं, वो भी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं। तो इस ग्राउंड पर उन्होंने किया है कि ये जो पिक एंड चूज वाली बात हुई है, ये भी इसका भी कोई बेसिस नहीं है। देखिए, किसी भी उसी को इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलते हैं कि आप कोई भी कानून बना रहे हैं तो उसका एक बेसिस होना चाहिए। आप बेसिस में किसी भी किस्म का जो है डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, उसका कोई लॉजिक होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि
फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज। तो नेबरिंग कंट्री में जितने अपने 7-8 हैं वो सब आ जाएंगे, तो इसको बोलेंगे कि हम जो है किसी किस्म का उनके बीच जो है उनके दरमियान तफरका नहीं पैदा कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन केरला जो है का पिटीशन ये कह रहा है कि इस बेसिस पर भी ये है, प्लस ये कि हमारे देश में जो डिफरेंट मजहब के लोग हैं उनके बीच भी एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन है। उसके अलावा ये आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी भी ये करता है, को असर करता है। इसी तरह से आर्टिकल 25 जो कि रिलीजियस राइट देता है उस पर भी ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है इस लेजिस्लेशन। ये बेसिक 3 चीजें लेकर चली है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस पिटीशन को सुनने का। उसके अलावा केरला तो एज ए स्टेट आई है, इसके अलावा मोर देन 60 पिटीशन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, जो कि पेंडिंग है और 22 तारीख के लिए वो रखी गई है। तमाम पिटीशंस को एक साथ क्लब कर दिया जा रहा है। आज सबकी सुनवाई एक बार जी। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ और मेरे जो बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है जी, उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो मैं 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, वो बोलते हैं आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ। तो उसका कोई हल है? हल तो यही है, अगर वो नहीं दे रहे हैं और जहां आपके बच्चा पैदा हुआ है उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है कि उस इलाके के, जैसे दिल्ली में हुआ है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस हुआ या म्यूनिसिपल काउंसिल हुई, वहाँ पर भेजना होता है। बर्थ सर्टिफिकेट का अलग से ऑफिस होता है। एक ख़ास मुद्दत है कि हर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, या अगर बच्चा कोई प्राइवेट या घर में पैदा हुआ है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो इन्फॉर्म करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो आप फ़ौरन डायरेक्ट हाई कोर्ट में मुकदमा कीजिए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप मुकदमा कीजिए। उनको पार्टी बनाइए कि फ़लाँ ऑफिस में हमारे बच्चों का रिकॉर्ड होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ का, जो कि वो नहीं है वो आकर बताएंगे, नहीं तो फ्रेश इशू करेंगे। लेकिन आपको इशू वो उनको करना होगा, या तो पुरानी फाइल तलाश करें, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई है तो फिर जो है वो नया आपको इशू करें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आवाज आ रही है मेरे को। जी बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरा नाम शेख मसूद अहमद है। जी हेलो जी, सवाल पूरा करें। हाँ, मेरा नाम शेख मसूद अहमद है और फादर का नाम महमूद बेग है और मेरे सब डॉक्यूमेंट्स मतलब कहने का इसी से चलते हैं। जी आगे बताएं। जी आगे बताएं। जब आपका डॉक्यूमेंट्स इसी हिसाब से चलते हैं और फादर का नाम महमूद बेग है, तो मैं ये जो एनआरसी और ये सब प्रॉब्लम जो आ रहे हैं, तो इसमें के लिए मतलब कहने का ये नाम में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है? नहीं, आपने कोई ऐसी दिक्कत की चीज अभी तक तो बताई नहीं है। आखिर में आपके वालिद के नाम में क्या स्पेलिंग में अलग है आपके डॉक्यूमेंट्स पे या उनके अपने डॉक्यूमेंट्स में, ये तो आपने नहीं बताई है। नहीं, मतलब कहने का जो मेरा जो स्कूल का है, हाँ, स्कूल का और डेट ऑफ बर्थ में मतलब कहने का मसूद अहमद महमूद बेग है। हाँ, मसूद अहमद महमूद बेग है। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं मसूद अहमद हूँ और मेरे फादर का नाम महमूद बेग है लास्ट में। नहीं, तो ये तो बिल्कुल ये हो गया है ना, महमूद बेग और मसूद अहमद, ये दोनों में बहुत फर्क है। आप जो है अपने वालिद के नाम का जो है सही वो ये करा लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट सही करा लीजिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और हैं। हेलो हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है और अपने टीवी की आवाज बंद करें। सवाल है कि मेरे दादा की प्रॉपर्टी थी तो वो प्रॉपर्टी बिक गई है, तो मेरे उस प्रॉपर्टी में जो बिका जिस मेरे दादा के नाम पे था तो उस प्रॉपर्टी में मेरे अब्बा का नाम उसमें चढ़ा नहीं है। अच्छा, देखिए, अगर ये आप प्रूफ कर दें कि वो आपके फादर के फादर थे जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची है, नहीं आपके दादा थे, तो आपके पास एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी आपके दादा ने बेची है तो प्रॉपर्टी बेचने का सबूत तो होगा, जिसने ख़रीदा है उसके पास सबूत होगा। कागज़ में जो सरकारी कागज़ है, जो जिसको कचहरी में कागज़ होती है, जिसको खसरा खतौनी वगैरह बोलते हैं, उसमें नाम होगा। अगर घर वगैरह है तो म्यूनिसिपैलिटी में नाम होगा। कि तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी उनके लड़के ये फलां हैं, ए हैं, उनका बी लड़का मैं हूँ, उनका नाती मैं हूँ। तो
तो ये फैमिली ट्रीज से आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आपके फादर से आपके दादा का नाम लेना होगा, या आपके दादा के वारिसैन में आपके फादर के नाम से फिर आपको अपने नाम कराना होगा। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, न्यूज़ 18 का जी बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल हमारा बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट है 84 का सब, उसमें नाम नहीं है। अच्छा, हेलो जी, और नाम नहीं है, खाली बर्थ सर्टिफिकेट है, हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट है। अच्छा, उसमें नाम नहीं है, वो सर्टिफिकेट है लेकिन उसमें नाम नहीं है। देखिए, हॉस्पिटल में अक्सर ऐसा ही होता है। अब तो खासतौर से माँ का नाम जरूर लिख दे रहे हैं, लेकिन आमतौर पर होता है कि ए चाइल्ड वॉज बोर्न, तो उसमें ही मदर का नाम होता है, लड़के का नाम भले ही ना हो, लेकिन मदर फादर का नाम जो है ये होगा। वहाँ पर तो सिर्फ चाइल्ड लिखा होगा, जो आपका नाम है वो चाइल्ड हैं आप। तो फिर उसके बाद आप ये देखें कि उसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं तो उसमें देखिए आपके पेरेंट्स का नाम होगा। जब पेरेंट्स का नाम होगा तो उसी से लिया जाएगा कि फ़लाँ तारीख को मिस्टर ए और मिसेस बी के से जो है ये मिस्टर सी पैदा हुए थे। तो ये इसको लिंक करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। हॉस्पिटल में आमतौर पे जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उस वक्त नामकरण नहीं होता है, नामकरण तो बाद में होता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो मैम। जी बताएं, क्या सवाल है? हेलो सर, मेरे फादर का नाम जहूर अहमद है और मेरा नाम जो है अतर इकबाल है 10th की सर्टिफिकेट में जी। और मेरे फादर की प्रॉपर्टी है वो वैसे ही पेपर रखा हुआ है उनके नाम से, तो उसको कुछ चेंज कराना पड़ेगा। हम लोग 4-5 भाई बहन है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मेरे नाम के साथ अहमद नहीं लिखा हुआ है। नहीं, अहमद कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को बस समझाने की बात है कि अहमद कोई टाइटल नहीं है। पहली बात यह कि अगर आपके फादर के अभी जो प्रॉपर्टी है उसमें आप लोगों का नाम नहीं चढ़ा है तो आप लोग नाम चढ़ा लीजिए, और वल्दियत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें। जी, एक कॉलर और है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, जी बताएं, क्या सवाल है? मैं मुझे ये पता करना, जैसे कि मेरा अब्बू का आधार कार्ड और पहचान पत्र नहीं है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र है, जैसे जहाँ इंतकाल हुआ जो हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ जी जी, ठीक है। वो मृत्यु का अगर आपके पास ये है तो वो अपने आप में एक बहुत वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन फिर भी आपको ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि जिनकी मृत्यु हुई थी वो आपके वालिद थे। तो इसके अलावा बाकी जिसको बोलते हैं कोरोबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इस क्लेम को सपोर्ट कर रहा है वो भी आपको लाना होगा, और उसके लिए भी तैयारी कर लीजिए। मैं गुजारिश करता हूं तमाम श्रोता से कि जो पढ़े लिखे हैं, देखिए हर किस्म का दान होता है, कर दान भी होता है, श्रम दान भी होता है, पैसे का भी दान होता है। आज की तारीख में एक बहुत बड़ा दान होगा जो हमारे पढ़े लिखे लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, कि जो इलाके में गरीब लोग हैं, जो बेचारा अपने नाम नहीं जानते हैं, दस्तखत करना नहीं जानते हैं, उनका इस मसले में आप लोग मदद करें, ताकि इस ग्राउंड पे कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसको ज़िंदगी में उसको जिंदा रहने का अधिकार छीन लिया जाए, बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने का अधिकार छीन लिया जाए। तो इसमें जितने हमारे श्रोता गण हैं उनसे गुजारिश ये है कि आप लोग अपने इलाके में अपने तौर पे गरीब लोगों की मदद करें, ताकि गरीब जो है सफ़र न करे। बल्कि आज की डेट में हमारे देश में इस वक्त सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा पुण्य का काम, सबसे बड़ा सवाब का काम यही होगा कि किसी को आप इज़्ज़त, अगर उसकी जाने का ख़तरा है उसके डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से, उसके इज़्ज़त की बहाली में आप उसकी मदद करें। बिल्कुल। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा कॉलर्स के साथ रब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, जैसे अभी 131 की हमने बात की, तो अभी केरल ने इसका इस्तेमाल किया है, केरल सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर गई है। वहीं पर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अगर कुछ और स्टेट्स इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जाती है CAA को लेकर के, तो क्या हो सकता है? देखिए, कोर्ट में पिटीशंस की तादाद कितनी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सब तक पिटीशंस में जो आपने ग्राउंड लिया है, जो अलॉटमेंट किया है, जो जिस ग्राउंड पर आपने चैलेंज किया है, उसमें कितना दम है। लेकिन एक चीज़ होता है कि चूंकि ये मसला है कि आम पब्लिक का क्या ख्याल है, किस स्टेट के पब्लिक किस तरफ है। तो अगर सेंटर ऐसा कानून बना दे रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और अगर किसी स्टेट को लग रहा है, जैसे केरला के बाद अब पंजाब को लगा, पंजाब में भी वह एक पास हुआ रेजोल्यूशन
वहाँ के असेंबली से कि हम जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से पंजाब भी आ जाए कोर्ट में कि वो भी अपना एक ग्राउंड लेकर आ जाए कि हम इस ग्राउंड पर आ रहे हैं। तो उससे ये है कि चूंकि ये जो लेजिस्लेशन है वो किसी सिर्फ इंडिविजुअल को ही अफेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे हमारे देश के पूरे सिटीजन्स को जो है अफेक्ट कर रहा है। और किसी स्टेट का अगर चीफ मिनिस्टर या वहाँ की असेंबली ये चीज़ महसूस करती है कि हमारे लोगों को अननेसेसरली जो हैरेसमेंट होगा, पिलर टू पोस्ट दौड़ना पड़ेगा डॉक्यूमेंट सही कराने में या फिर ऑफिसर की सिफारिश करने में, और ये कि पैसे भी गरीबों का खर्च होगा, इस चीज़ को देखते हुए अगर वो ये कदम उठा रही है कि हमारे हिसाब से ये लेजिस्लेशन जो है सेंटर का अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अगर वो कोर्ट में आ रही है तो अपनी जगह जस्टिफाइड है। और स्टेट को जो कि इस मसले में इस किस्म का रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से भी आ जाए तो एक ये चीज़ आ जाएगा सामने कि फला अगर एमपीज़ को पावर है ये कोर्ट पास करने का इस किस्म का कानून, क्योंकि वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी अपने ख्यालात तो जाहिर कर सकते हैं ना। और ख्यालात जाहिर करने में अपने आप में अगर पावर नहीं है, इस किस्म का कोई प्रावधान नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेशन जो है अपने एक मेजॉरिटी से सेंटर के कानून को रद्द कर सके, ये कतई पावर नहीं है। तो उसका प्रावधान है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास कर ले रहे हैं तो फिर उसको कन्फर्मेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में बताएं कि हम ये रीज़न है कि हमने जो है सेंटर के पास किए हुए कानून के अगेंस्ट जो है हमने रेजोल्यूशन पास किया है, और सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करे। जी वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आदाब।